नमस्कार किसान भाइयों, बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश दूरदर्शन में। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। कार्यक्रम कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम गांव, किसान और खेत खलिहान की बात करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एकीकृत कीट प्रबंधन की। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अपनी फसलों को कीटों से बचाना। आमतौर पर किसान भाइयों ये देखा जाता है कि जब फसलों में कीट लगते हैं तो हमारे किसान भाई रसायनों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण हमारी फसलें तो ठीक हो जाती हैं, लेकिन मिट्टी की बात करें, सॉइल की बात करें तो उसकी सेहत बिगड़ जाती है, जिसके कारण उसका उपजाऊपन कम हो जाता है। और यदि उसी मिट्टी में आप लगातार फसलें लगाते हैं तो कहीं ना कहीं उत्पादन में भी कमी आती है। तो किस तरह से समझदारी से कीटों को अपनी फसलों से दूर किया जा सकता है, समझेंगे इसी विषय को एकीकृत कीट प्रबंधन में। इसमें सबसे जो जरूरी बात है कि आप जो दुकान लाइसेंसधारी दुकान है, देखिए हर दुकानदार को लाइसेंस लगाना होता है अपनी दुकान पे, उसी से आप दवाई खरीदें। किसी ऐसे से ना खरीदें कि मैं आपको लाके कहीं से भी दे दूंगा, बिना बिल की लाके दे दूंगा, सस्ती लाके दे दूंगा, ऐसे से ना लें। पैकेट पे जरूर अप्रूव्ड लेबल होना चाहिए। सरकार से वो लाइसेंस लेते हैं, वो लाइसेंस का नंबर होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। उस पे जैसे आप कोई भी चीज खरीदते हैं, एक्सपायरी डेट उसकी होती है। जब एक्सपायरी डेट के बाद वाली खरीदेंगे तो आपको पूरा नुकसान होगा। इसलिए एक्सपायरी डेट की दवाई आप वो देख के ही खरीदें। उस पे क्यूआर कोड होता है। जब आप फोन का कैमरा ऑन करके क्यूआर कोड से आप स्कैन करेंगे तो आपको तुरंत वो कंपनी की वेबसाइट पे लेके जाएगा और आपको जानकारी देगा दवाई नकली है कि असली है। उसका इस्तेमाल जरूर करें। हमेशा सीलबंद दवाई लें। कोई लीकेज वाली दवाई, लीकेज कंटेनर या फटा हुआ पैकेट ना लें। और जितनी आपको जरूरत है, देखिए जैसा हमने बताया आईपीएम में आपको बिल्कुल तर्क संगत दवाई का इस्तेमाल करना है, जहर का इस्तेमाल करना है। वो इतनी जितनी जरूरत है उससे ज्यादा बिल्कुल ना ले कि भाई वो कहेगा कि जी आपको एक के साथ एक फ्री दूंगा, आप दो पैकेट ज्यादा ले जाओ। बिल्कुल ऐसा ना करें, क्योंकि वो खराब हो जाती है बाद में। और जीएसटी बिल हमेशा लें। अगर इस बार मध्य प्रदेश में देखा होगा, कई किसानों की फसलों को कुछ नुकसान हुआ था सोयाबीन में, और जिनके पास बिल थे उनकी भरपाई हुई थी कंपनियों से। तो हमेशा आप जीएसटी बिल रखेंगे तो आपके नुकसान की भरपाई की कोशिश की जाएगी। इसके बाद आप हमेशा कोई भी बिना लाइसेंस वाला कोई ठेकेदार हो किसी इलाके में कि मैं आपको सस्ती दिलवा के इकट्ठी सबके लिए दे दूंगा, ना लें। और आप बिना लेबल वाला कीटनाशक ना लें, रिश्ते खुले पैकेट ना लें, खाने पीने की चीजों के साथ ना रखें। बच्चों की पहुंच से तो हमेशा ये रहनी नहीं चाहिए पहुंच में। दूसरा, इसको कई बार देखा होगा, घर के अंदर हम कहीं रख दें किसी कोने में, बच्चों को तो पता नहीं है ये जहर है क्या है, वो जाएंगे उठाएंगे, उंगली डालेंगे, चाट लेंगे। ऐसा ना करें। किसी और बर्तन में इस्तेमाल ना करें स्प्रेयर के अलावा। और खरपतवारनाशी, कीटनाशी एक ही साथ ना रखें और एक ही उससे इस्तेमाल ना करें बिना धोए औजार से। धूप या बारिश में बिल्कुल ना रखें, उसका डिग्रेडेशन हो जाता है। और चारे और बाकी चीजों के साथ ना रखें। उसको कभी भी सर पे उठा के, कंधे पे उठा के ना लेके जाएं। अगर उसकी 2-4 बूंद भी निकल गई, वो अपनी त्वचा अब्जॉर्ब कर लेती है और नुकसान होगा, उससे आगे बहुत दिक्कत होती है। उसको अलग पैकेट में, मूल डब्बे में ही उसको लेके जाएं सेफली। दूसरा, जब आप स्प्रेइंग करते हैं, खेत में डालते हैं, तो गंदा या रुका हुआ पानी आप स्प्रेइंग के टाइम में ना लें, साफ पानी लें। उससे आपका जो उसकी इफेक्टिवनेस है खेत में, उस पर असर पड़ता है। बिना सुरक्षित कपड़ों के, जो अभी आपका जैसा चश्मा है, एप्रॉन है, जूते हैं, दस्ताने हैं, जब भी ये ही इस्तेमाल करें जब भी आप दवाई डालें। और लेबल पे सारी चीज लिखी होती है कैसे इन दवाइयों का इस्तेमाल करना है। 24 घंटे पुराना जब घोल बना के रख देते हैं कि हफ्ते तक हम घोल को चलाएंगे, वो बिल्कुल नुकसान करता है, उसको बिल्कुल ना करें। और कई बार घोलते टाइम हम सूंघते हैं, कैसी सूंघ आ रही,
ये क्वालिटी वाली है या नहीं, सूंघ के लोग कोशिश करते हैं, वो बहुत ही खतरनाक है, उसको ना करें। अप्रूव्ड जो मात्रा है, जैसा 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर या 3 ml या 2.5 ml, जो भी उसकी संस्तुति मात्रा है उसका इस्तेमाल करें। ना तो अगर 2 ml की मात्रा पर लीटर मिलानी है तो ना तो 1.5 डालें ना 2.5 डालें, उससे नुकसान होगा आपका। जब आप उपकरणों का चयन करते हैं तो एक तो हमेशा बिल्कुल मेंटेन आपके उपकरण हो, कोई टूटे फूटे ना हो, कोई नोजल उनके खराब ना हो, और बंद नोजल को मुंह से ना फूकें। कोई भी आप इस तरह करते हैं, बंद नोजल होता है तो उसको उसके मेंटेनेंस के तरीके हैं, वो टूथब्रश वगैरह से उसको साफ कर लें। मुंह से बिल्कुल उसको साफ करने की कोशिश ना करें, आपको जहर जा सकता है आपके बॉडी के अंदर। और जब आप खरपतवार नाशी आपने इस्तेमाल कर लिया तो उसी औजार से, उसी स्प्रे से आप कीटनाशी इस्तेमाल ना करें। कीटनाशी कर लिया तो खरपतवार नाशी ना करें, नहीं तो आपकी फसल को गंभीर खतरा हो सकता है। अभी प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर साहब डॉक्टर जेपी सिंह साहब ने पेस्टिसाइड के बारे में, जो भी सुरक्षित पेस्टिसाइड का उपयोग कैसे करना है, वो सारी जानकारी बहुत ही विस्तार से आपको चलचित्र के माध्यम से भी बता दिया है। चूँकि मैं खरपतवार विशेषज्ञ हूँ, तो मैं खरपतवारों से संबंधित जो भी रसायनों का प्रयोग किया जाता है उसमें क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्योंकि खरपतवार नाशी रसायन भी पेस्टिसाइड हैं, तो मोटी मोटी सावधानियाँ जो अन्य इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड कीड़े मारने वाले हैं वही रहती हैं। थोड़ा सा अंतर यह है कि जो हम छिड़काव यंत्र में जो नाजल का उपयोग होता है, वो मुख्य रूप से जो हम इंसेक्टिसाइड छिड़कते हैं, कीड़ा मारने वाले छिड़कते हैं, उसमें हालोकोन नाजल छिड़कते हैं। वो गोल वाला नाजल होता है और फवारे वाला नाजल होता है, वो इस तरह का होता है, जिससे कीड़े की दवाएं छिड़की जाती हैं। लेकिन सामान्य रूप से किसान भाई इसी नाजल से खरपतवार मारने वाले भी दवाई छिड़कते हैं, जिससे उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। तो जब भी खरपतवार नाशी रसायन का प्रयोग करना है तो या तो फ्लैट फैन नाजल का उपयोग करें या फिर ये कट नाजल, इसका उपयोग करें। ये बहुत बड़ी चीज़ है, इससे ही आपके खरपतवार नाशी रसायनों की प्रभावशीलता बढ़ जाती है, जो सामान्य रूप से किसान भाई नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़, तो सुरक्षित उपयोग की बात करूँगा। दूसरी जो एक प्रमुख बात है कि आजकल बाज़ार में जब आप किसान भाई दवाई लेने जाते हैं तो वो डीलर आपको खरपतवार नाशी रसायन भी दे देंगे, उसके साथ वो बोलेंगे कि इंसेक्टिसाइड भी मिला देना, ये ग्रोथ प्रमोटर है इसको भी मिला देना, ये 3-4 चीज़ें बता देंगे और आप आके उसको मिला दोगे। तो कई बार ये देखा गया है कि उससे फसल को नुकसान होता है, और तब ये ब्लेम हो जाता है कि वो रसायन गड़बड़ था या और चीज़ें। लेकिन असली नुकसान का कारण है आपने बिना वैज्ञानिक की सलाह से, डीलर या अन्य माध्यम से बताए जाने पर, तो वैसा कभी मत करें। तीसरी जो प्रमुख बात है वो मैं ये कहना चाहूँगा, विशेष रूप से जो हमारे मध्य प्रदेश के किसान हैं, जो अभी गर्मी में मूंग बोई जाती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बाद में इसको कंबाइन से हार्वेस्ट करते हैं, तो जो एक रसायन पैराक्वाट के नाम से आता है, जो इसीलिए जैसा अभी डॉक्टर जेपी सिंह साहब ने बताया कि जो रसायन जिस चीज़ के लिए संस्तुत किया गया है वैज्ञानिकों द्वारा, और जो हमारा सेंट्रल इंसेक्टिसाइड रजिस्ट्रेशन कमेटी है CIB-RC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें जो जिस चीज़ के लिए रजिस्टर्ड है, हमको उस रसायन को उसी फसल के लिए, उसी कीड़े बीमारी के लिए, उसी खरपतवार के लिए डालना है। तो ये जो आजकल हम मूंग में मूंग को सुखा करके और कंबाइन से काटने में इजी हो जाता है, लेकिन वो कभी भी रिकमेंडेड नहीं है, और उसका मूंग के ऊपर इतना विषाक्त प्रभाव पड़ता है और ज़मीन के ऊपर कि उससे तमाम तरह के स्वास्थ्य के संबंधित बीमारी हो जाती है। वो कभी मत करें। सामान्य रूप से किसान भाइयों से मेरा यही अनुरोध है
ठीक है, उस पर और शोध कार्य किया जाएगा कि कोई और ऐसा अच्छा रसायन डेवलप हो जाए जो आपका काटने वाली समस्या को हल कर दे, लेकिन उसको कभी उपयोग में ना करें। मध्य प्रदेश में हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि सोयाबीन की फसल को बहुत घनी बोते हैं। घनी बोने के कारण जब वो किसी कीटनाशक का स्प्रे करते हैं तो जनरली यहाँ पर ट्रैक्टर से स्प्रे किया जाता है और किराए से करवाते हैं, तो ट्रैक्टर को इतनी तेजी से चलाया जाता है कि फसल पर एक समान कीटनाशक का छिड़काव नहीं हो पाता और घनी होने के कारण कीटनाशक सारे पौधे पर समान रूप से नहीं फैल पाता। इसके कारण कीटों का प्रकोप यहाँ बना रहता है और कीटों का नियंत्रण नहीं हो पाता है। तो मेरा किसान भाइयों से ये विशेष अनुरोध है, जैसा हमारे पहले पैनलिस्टों ने बताया था कि फसल को आप निर्धारित दूरी पर बोइए और कीटनाशक में जैसे लोकेश मीना जी कह रहे थे कि पानी की मात्रा निर्धारित करके आप पौधे को अच्छी तरह से भिगाइए। पर पौधा जब अच्छी तरह से कीटनाशक से भीग जाएगा तभी हम कीट का नियंत्रण अच्छी तरह से कर पाएंगे। इसके साथ ही मेरा कहना यह है कि आप जब दवा खरीदने जाते हैं दुकानदार के पास तो आप जिस कीटनाशक को खरीद रहे हैं उसके आप लेवल को देखिए कि उसमें क्या निर्माण की तिथि है, किस कीटनाशक का क्या उसमें कंसंट्रेशन है, कब है उसका एक्सपायरी डेट है, और आप उससे बिल अवश्य लीजिए। और बिल देखिए, कई बार क्या करते हैं वो एस्टीमेट दे देते हैं, आप पूरा पक्का बिल लीजिए जिसमें जीएसटी कटा हुआ हो। और इसी के साथ किसान भाइयों यहाँ पर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए कृषि दर्शन। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। जो यहाँ का विषय है वो है IPM, जिसे कि एकीकृत बोल दो, समेकित नासी जीव प्रबंधन बोलते हैं। आपने देखा कि जोशी साहब इतने जोश के साथ सब बातों को बताया। सिंह साहब ने बताया कि अलग अलग क्या है, 5 तरीकों की बात करी। बट जब बात आती है किसान की, मैं एक किसान का बेटा हूं और मेरे पिताजी अभी भी खेती करते हैं, तो समस्या किसान को कहां आती है? 2 बड़ी समस्या आती है। पहली तो जब खेत में जाते हैं तो बात करते हैं कि मेरे खेत को हो क्या गया है। हमारे वर्मा जी ने बोला कि मैं डेली जाता हूं। बहुत सारे किसान हैं जो जाते हैं, वर्मा जी की बात मानते हैं, पर जब खेत में देखते हैं कि कोई कीड़ा आ गया या बीमारी आ गई, एक पौधे में बीमारी आ गई तो तुरंत क्या करते हैं, उसको ले जाते हैं, किसी डीलर के पास चले जाते हैं या मेरे जैसे किसी वैज्ञानिक को फोटो भेज देते हैं कि मेरे खेत में हुआ क्या है। तो हम क्या करते हैं, ज्यादातर लोग जो डीलर वाले हैं उसको देखते हैं, 2 दवाइयों के 4 दवाइयों के नाम बताते हैं और किसान एक बड़ा सा झोला भर के लेके आ जाता है। क्या करें वो, क्या समझे उसको? इसके लिए मेरी जो माताएं बैठी हुई है, बहनें बैठी हुई है, आपने अभी एक हिंदी की मूवी आई थी लापता लेडीज, देखी होगी किसी ने? तो उसमें क्या करती है कि एक जो समझदार महिला होती है उसके अंदर वो खेत में ले जाके जो आप सब ने येलो स्टिकी ट्रैप दिखाए थे, जो प्रपंच दिखाए थे, फेरोमोन ट्रैप दिखाए थे, वो लगाती है ताकि खेत की निगरानी कर सके।
तो मेरे किसान साथियों से निवेदन है कि पहला काम खेत में कुछ भी आए, येलो स्टिकी ट्रैप लगाएं और फेरोमोन ट्रैप लगाएं, ताकि आप निगरानी कर सको। अगर खेत में 1 या 2 पौधा बीमार है तो उन 1 या 2 पौधों पे कोई दवाई का इस्तेमाल नहीं करें। सिंह साहब ने बात करी ETL की, वो होता है क्या है कि एक कम से कम मैं जितनी दवाई डाल रहा हूं खेत में, झोला भर के जो लाया हूं वो 5,000 रुपए की आई। अगर मेरे को 5,000 रुपए का फायदा नहीं हो रहा है तो मैं क्यों उस दवाई का इस्तेमाल करूं? ये हमारे को बातें समझनी पड़ेगी। और अगर 5,000 का फायदा नहीं है तो उस दवाई का इस्तेमाल का कोई नुकसान नहीं है। और नुकसान ये है कि हमारे जितने मित्र जीव हैं वो सब मारे जाएंगे, और जो हमारी जमीन के अंदर सूक्ष्म जीव है उनका तो कोई अता पता भी नहीं है, उनका क्या होगा। हमारी फसल में थोड़ी बात अलग है। अगर 1 या 2 पौधा खराब हो गया, वो दूसरों को नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि भाई कोई नहीं, 1-2 पौधा है उसको उखाड़ के साइड में रख लो, अगर वायरस आ गया ताकि वो दूसरों पे फैले नहीं, कोविड वाली का नहीं। बट दवाइयों का अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं करें। और इसी अंधाधुंध इस्तेमाल को कैसे कम करें, इसके लिए भारत सरकार ने जो NPSS ऐप बनाया है। जो पहली बात आई कि मैं पहचान कैसे करूं, डीलर के पास झोला कैसे नहीं ले जाऊं। जैसे ही खेत में आपको कुछ दिखे, 2 चीजें करनी है। पहला तो उसको जाओ, NPSS का ऐप लो और उससे फोटो ले लो। फोटो लेते आपको बता देगा ये एक रोग है और ये दवाई है। और वही जब डीलर के पास जाओ, उसको दिखाओ कि मेरा ऐप ये बता रहा है, मेरे को यही दवाई चाहिए, मेरे को दूसरी दवाई नहीं चाहिए। तभी हमारा फायदा होगा। तभी हमारे जितने वैज्ञानिक हैं जो रात दिन आपके लिए काम कर रहे हैं, उन सब चीजों का फायदा होगा। नहीं तो हम यहां से बोल के चले जाएंगे, आपने सुन लिया, बट होगा क्या? आप वो कीटनाशक डालते रहोगे, हम आपको बताते रहेंगे, हमारी जमीन मरती रहेगी और आने वाली पीढ़ी हमारे को बोलेगी कि इस जमीन का आपने क्या कर लिया। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि बिल्कुल भी ये चीजें नहीं करें। दोनों चीजों का आप जल्दी से अच्छे इस्तेमाल करें। NPSS का इस्तेमाल करके उतनी ही दवाइयां डालें जितनी जरूरत हो, और दवाई सबसे लास्ट में डालें। समझा कि आखिर किस तरह से कीटों को अपनी फसलों से दूर किया जा सकता है। और अब समय हो गया है खेती से जुड़ी खबरें देखने का, यानी कि खबरें खेती देखने का। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख कृषि समाचारों पर। हर राज्य के लिए कृषि रोड मैप, गेहूं स्लॉट बुकिंग तारीख बढ़ी, नरवाई जागरूकता अभियान, जायद सीजन का मास्टर प्लान और अकरकरा से बड़ा मुनाफा। कृषि जलवायु क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य के लिए स्वतंत्र कृषि रोड मैप जारी किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में आयोजित बैठक में ये बात कही। उन्होंने कहा कि विदिशा, रायसेन, सीहोर और देवास जिलों के लिए कृषि विकास का रोड मैप मध्य प्रदेश के रायसेन में आयोजित उन्नत कृषि महोत्सव के दौरान जारी किया गया था। इस रोड मैप को एक मानक या आदर्श मानकर राज्यों के लिए अलग अलग कृषि रोड मैप जारी किया जाए। इस कार्य के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री ने एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का भी निर्देश दिया। श्री चौहान ने कहा कि किसान अपनी मिट्टी, जलवायु, पानी की उपलब्धता और संसाधनों के आधार पर वैज्ञानिक तरीके से खेती करें। इसके लिए जरूरी है कि उनके पास एक वैज्ञानिक दस्तावेज हो। कृषि रोड मैप इसी दस्तावेज का कार्य करेगा। इस रोड मैप के तहत प्रत्येक राज्य के लिए यह निर्धारित किया जाएगा कि वहां की आदर्श कृषि प्रणाली क्या हो, कौन सी फसलें स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल और अधिक लाभकारी होंगी तथा कृषि क्षेत्र में और किन आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं उत्पादक किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय के लिए स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जानकारी दी कि अब प्रदेश के किसान 23 मई तक अपनी उपज बेचने के लिए स्लॉट बुक कर सकेंगे। श्री राजपूत ने बताया कि पिछले वर्ष लगभग 77 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था, लेकिन इस वर्ष विपरीत वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य रखा है। किसानों की सुविधा के लिए अब प्रत्येक शनिवार को भी स्लॉट बुकिंग और खरीदी का कार्य जारी रहेगा। इस साल प्रदेश सरकार किसानों को गेहूं पर विशेष बोनस भी दे रही है। किसानों से 2,585 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य और राज्य सरकार द्वारा 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस मिलाकर गेहूं खरीदा जा रहा है। भीषण गर्मी को देखते हुए सभी उपार्जन केंद्रों पर पीने का पानी, छायादार बैठने की जगह और अन्य जन सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना ने कहा कि प्रदेश में नरवाई जलाने के नुकसान और नहीं जलाने के फायदे को लेकर कृषि विभाग द्वारा व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कृषि चौपाल के माध्यम से हर विकासखंड के गांवों में किसानों को नरवाई प्रबंधन की वैज्ञानिक जानकारी दी जा रही है। कृषि मंत्री ने बताया कि अप्रैल मई में यह अभियान तेज कर दिया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र, आत्मा परियोजना और कस्टम हियरिंग सेंटर के माध्यम से लाइव प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। श्री कंसाना ने कहा कि नरवाई खेत का सोना है, इसे जलाएं नहीं बल्कि अपनाएं। उन्होंने कहा कि नरवाई जलाने से मिट्टी की उर्वरता शक्ति पर विपरीत असर पड़ता है। इसके साथ ही पर्यावरण और स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। जबकि यदि नरवाई को जलाने की बजाय इसे खेतों में मिलाया जाए तो इससे भूमि की सेहत सुधरती है। हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, मल्चर से नरवाई खेत में मिलाने से जैविक कार्बन बढ़ने के साथ पानी रोकने की क्षमता भी बढ़ती है। प्रदेश में नरवाई प्रबंधन यंत्रों पर 50% अनुदान भी दिया जाता है। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे कृषि चौपाल में भाग लें और ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल से मशीनों के लिए आवेदन करें। किसान गर्मी के दिनों में विभिन्न फसलों की उन्नत किस्में लगाकर अतिरिक्त कमाई कर सकें, इसके लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग ने जायद सीजन अप्रैल मई के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने कहा कि सीजन में किसान कम लागत और कम पानी का उपयोग कर मुनाफा कमा सकते हैं। ये फसलें मात्र 60 से 70 दिनों में तैयार हो जाती हैं और मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ाती हैं। कम समय में अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि किसान फसलों की उन्नत किस्मों का चयन करें। जायद फसलों को बढ़ावा देने के लिए मूंग उड़द के प्रमाणित बीज पर 50% अनुदान दिया जा रहा है और प्रदेश में इस सीजन के लिए पर्याप्त मात्रा में बीज भंडारित किया गया है। सिंचाई के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना में ड्रिप व स्प्रिंकलर पर 55% तक अनुदान दिया जा रहा है तथा पात्र किसानों को सोलर पंप 90% तक अनुदान पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एमपी किसान ऐप पर मौसम आधारित सलाह व मंडी भाव की जानकारी तुरंत मिल रही है। विपणन के लिए मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा मूंग एवं उड़द का उपार्जन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जाएगा। बिजली के लिए कृषि पंपों को 10 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली दी जा रही है तथा जायद फसल के लिए अस्थायी कनेक्शन 3 दिन में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसान परंपरा खेती के साथ साथ अब नवाचार को अपनाते हुए नए नए प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे ही एक किसान हैं नीमच जिले के नलखेड़ा गांव के हरिशंकर राठौर। नीमच जिला पूरे देश में औषधीय फसलों के लिए जाना और पहचाना जाता है। किसान हरिशंकर लंबे समय से परंपरागत फसलों की खेती कर रहे हैं जिसमें उन्हें मन माफिक मुनाफा नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने ठानी औषधीय फसल अकरकरा की खेती करने की। कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने उनका सहयोग और मार्गदर्शन किया और किसान शुरू कर दी औषधीय फसल की खेती। अकरकरा की खेती एक असाधारण जड़ी बूटी वाली औषधीय खेती है जो 6 महीने में तैयार हो जाती है। आयुर्वेद में अकरकरा का प्रयोग लगभग 400 वर्षों से किया जा रहा है। किसान ने अपने खेत में ईरानी अकरकरा जिसके फूल उपयोगी होते हैं और सामान्य अकरकरा जिसकी जड़ों में होते हैं औषधीय गुण दोनों की खेती की। अकरकरा की खेती की खास बात यह है कि इसमें लागत कम और फायदा ज़्यादा है। प्रति बीघा 3000 से भी कम रकम में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। अकरकरा की खेती बीज और पौध दोनों तरीकों से की जाती है। किसान राठौर ने बताया कि उन्हें इस औषधीय फसल से ये लाभ हुआ कि फसल सीधे खेत से ही बिक गई जिससे मंडी तक ले जाने का खर्चा भी बच गया। राजस्थान सहित आसपास के इलाके के किसानों ने ही हरिशंकर राठौर से फसल खरीद ली। अकरकरा की पहली उपज से ही किसान को भरपूर लाभ हुआ और वो बन गए अन्य किसानों के प्रेरणा स्रोत। तो किसान भाइयों, आज कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही और इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों आपको कृषि दर्शन का आज का अंक पसंद आया होगा। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।